हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला धर्म युद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं अरविंद घोष, वीडी सावरकर, राजा राम मोहन रॉय या महात्मा गांधी। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर ए, अरविंद घोष। देखिए, अरविंद घोष के जो विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनको हम जब भी समझेंगे या आप जब भी उन्हें पढ़ें तो उनकी लाइफ को 3 फेजेस में या 3 चरणों में बांट लीजिए, जिससे आपको उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, वो अपने लाइफ के पहले चरण में उग्र राष्ट्रवादी थे। उग्र राष्ट्रवादी से मतलब कि वो गर्मपंथी विचारों वाले थे। और अपने जीवन के दूसरे चरण में उन्होंने कंपैरेटिवली थोड़े से शांतिपूर्वक विचार अपनाए, जैसे कि स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करना, इस तरह के विचार। और अपने जीवन काल के तीसरे और अंतिम चरण में उनके जो राष्ट्रवाद के विचार उन्होंने अपनाए थे, वो अंतर्राष्ट्रीयवाद में परिवर्तित हो गए, यानी वे कंपैरेटिवली शांति के समर्थक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? ए 15, बी 12, सी 14 या डी 10? इसका राइट आंसर है आंसर बी 12। देखिए, मनुस्मृति में टोटल 12 जो अध्याय दिए गए हैं और इसके अंदर सारे अध्याय आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है उसमें से एक है 7th, जो कि राज्य शास्त्र से संबंधित है। और 8th अध्याय में मनु ने जो न्याय प्रणाली है, जुडिशरी सिस्टम, उससे संबंधित अपने थॉट्स दिए हैं। और मनुस्मृति का, या कह लीजिए कि जो मनु के विचार हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सप्तांग राज्य का सिद्धांत, और ये उन्होंने पार्ट 9 में दिया था। देखिए, सप्तांग राज्य के सिद्धांत में जो राज्य है उसे मनु ने 7 पार्ट्स में बांटा है, यानी कि राज्य की प्रवृत्ति बताई है कि जो 7 अंग है राज्य के, वो उसकी प्रवृत्ति का निर्धारण करते हैं। और इन्हीं अंगों के आधार पर उन्होंने राज्य को सावयव प्रवृत्ति का बताया है। इसमें जो पहला अंग उन्होंने बताया है वो है स्वामी, दूसरा है मंत्री, तीसरा है पुर या दुर्ग, चौथा है राष्ट्र, पांचवा है कोश और छठा है दंड, सातवां मित्र। और ये जो 7 प्रवृत्तियां हैं, यही राज्य की प्रवृत्तियां हैं, और इनसे सम्मिलित राज्य होता है वही सप्तांग राज्य कहलाता है। देखिए, जो 7 अंग उन्होंने बताए हैं, इन्हें आपको क्रम से याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा है ए इंडिया विंस फ्रीडम, बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ या डी अनटू दिस लास्ट? इसका राइट आंसर है आंसर सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। देखिए, जब भी आप महात्मा गांधी को पढ़ें तो आप हमेशा याद रखिए कि आप उन्हें एक जीवनी की तरह पढ़िए, एक स्टोरी की तरह, या आप अपने माइंड में एक स्टोरी इस तरह से बनाइए जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी हमारे माइंड में किस तरह से सेट हो जाती है, आप उस तरह से पढ़िए, ताकि आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आप पहले देखिए उनका जन्म कब हुआ, उसके बाद कौन सा घटनाक्रम हुआ, फिर वो साउथ अफ्रीका कब गए, कब आए, उसके बाद में कौन से आंदोलन हुए। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो लूप पॉइंट्स मैं कह सकती हूँ, जिसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं और वो आपके मिस हो जाते हैं, वो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये किसका कथन है? ए वीडी सावरकर, बी स्वामी विवेकानंद,
सी डॉक्टर अंबेडकर या डी राम मनोहर लोहिया? इसका राइट आंसर है आंसर सी डॉक्टर अंबेडकर। देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके इन्हीं जो थॉट्स हैं उनके कारण उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इन्हीं थॉट से मतलब है कि जो हिंदू धर्म में जो कमियां उन्होंने देखी थी, हिंदू धर्म के वो विरोधी नहीं थे, वो जो हिंदू धर्म में फैला हुआ भेदभाव था, असमानता थी और जो निम्न वर्ग का शोषण उन्होंने देखा था तात्कालिक समय में, ये उसके प्रति उनका विरोध था और इसीलिए वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए थे और इसी कारण उन्हें नव बुद्ध की उपाधि भी दी जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस थिंकर को हम नव बुद्ध की उपाधि देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सांस्कृतिक क्रांति का अर्थ है? ए सतत रूप में चलने वाली प्रक्रिया, बी अहिंसात्मक साधनों द्वारा चलने वाली प्रक्रिया, सी आध्यात्मिक चेतना या डी मूलभूत व मानवीय व आध्यात्मिक परंपरा पुनः प्रतिष्ठित हो? इसका राइट आंसर है आंसर डी। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है। देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन है उसमें सतत रूप में चलने वाली प्रक्रिया, ये बात भी जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने ये बात किसके संदर्भ में कही थी? ये बात उन्होंने संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में की थी। और अहिंसात्मक साधनों द्वारा चलने वाली प्रक्रिया, ये भी संपूर्ण क्रांति के संबंध में है। एक तरह से देखा जाए तो चारों ऑप्शन राइट है, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि सांस्कृतिक क्रांति क्या है, उन्होंने क्या कहा है सांस्कृतिक क्रांति के बारे में। और सांस्कृतिक क्रांति संपूर्ण क्रांति का ही एक भाग है। जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है उसमें शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति, ये सभी सम्मिलित है और इसमें वो स्पेशली सांस्कृतिक क्रांति के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर डी राइट है। देखिए आपको हमेशा अपना आंसर गैस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है, उसके सबसे ज़्यादा पास है, कंपैरेटिवली कौन सा ऑप्शन ज़्यादा राइट है। इस तरह से ही आप सही आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु ने अपने दर्शन में शासन नीति के सूत्र बताए हैं। कितने सूत्र बताए हैं? ए 6, बी 4, सी 12 या डी 7? इसका राइट आंसर है आंसर बी यानी कि 4। मनु ने 4 सूत्रीय शासन नीति बताई है और ये शासन नीति किसके लिए बताई है? उन्होंने राजा के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। पहला है शक्ति और संपत्ति का वैध उपायों द्वारा अर्जन करना, यानी कि जो उपाय हम अपना रहे हैं वो वैध होने चाहिए। दूसरा उसका रक्षण करना, तीसरा वृद्धि करना और चौथा सुपात्रों को दान करना। और मनु ने राज्य की जो प्रवृत्तियां बताई है वो 7 प्रवृत्तियां हैं सप्तांग राज्य, जैसा कि हम ऊपर के क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवेंद्र नाथ रॉय ने किसे समाज का आधार माना है? ए व्यक्ति, बी स्वतंत्रता, सी राज्य या डी राष्ट्रवाद? इसका राइट आंसर है आंसर ए यानी कि व्यक्ति। देखिए एम.एन. रॉय ने जो पॉलिटिकल थॉट्स दिए थे उसके अंदर उन्होंने व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और उनका ये मानना था कि जो एक व्यक्ति होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो ही अच्छे समाज की रचना कर सकता है और इसीलिए जो व्यक्ति है वो ही समाज का आधार है। देखिए एम.एन. रॉय के लिबर्टी से रिलेटेड जो विचार हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। राज्य को भी उन्होंने साध्य माना है और राष्ट्रवाद से संबंधित भी उनके विचारों की
विशेषता है, यानी कि राष्ट्रवाद उनके विचारों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि समाज का आधार किसे माना है उन्होंने, तो समाज का आधार व्यक्ति को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ए लॉर्ड कर्जन, बी एनी बिसेंट, सी वैलेंटाइन शिरोल या डी रोमारोला? इसका राइट आंसर है आंसर सी। तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का न्याय आधारित है। प्लेटो का जो न्याय है वो किस पे बेस्ड है? समानता पर, असमानता पर, कानून पर या अधिकार पर? इसका राइट आंसर है आंसर बी, असमानता पर। क्यों है असमानता पर? क्योंकि वो हर वर्ग के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित करते हैं। अगर ऑप्शंस में अधिकार की जगह कर्तव्य आ जाता तो ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता। देखिए, वो असमानता पर इसलिए आधारित न्याय मान रहे हैं क्योंकि हर वर्ग सिर्फ अपने ही वर्ग का जो कर्तव्य उसके लिए निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करेगा। और चूंकि समानता पर प्लेटो का न्याय बेस्ड नहीं है, इसलिए अधिकार वाला ऑप्शन भी अपने आप गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ए दीनदयाल उपाध्याय, बी अरस्तु, सी प्लेटो या डी मोहम्मद इकबाल? इसका राइट आंसर है आंसर डी मोहम्मद इकबाल। देखिए, मोहम्मद इकबाल ने थ्योरी ऑफ क्रिएटिव एवोल्यूशन दी थी, या इसे ही सृजनात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, और ये उन्होंने कुरान से ग्रहण किया था। और इसमें कहते हैं वो कि जो आलस होता है वो हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए, हमें आलस का त्याग करना चाहिए और हमेशा एक्टिव और गतिमान बने रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति सक्रिय बना रहेगा वही सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटनाक्रम के प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था? ए बंगाल विभाजन, बी रोलट एक्ट, सी असहयोग आंदोलन या डी चोरा चोरी कांड? इसका राइट आंसर है आंसर बी रोलट एक्ट। देखिए, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी और 1918 से रोलट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाया जाने लगा था और 1919 में रोलट एक्ट आया था और उसी के अंतर्गत 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। अब रोलट एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि रोलट एक्ट आखिर में क्या था। देखिए, इसे काला कानून भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो गिरफ्तारी की जाती थी उसका कोई भी कारण नहीं बताया जा रहा था, यानी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की जा सकती थी, ऐसा उसके अंदर व्यवस्था की गई थी, इसलिए उसे काला कानून भी कहा जाता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरह के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का MCQ टाइम से मिल सके, आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।